Hello friends, welcome you to the online platform of Kalyani IAS Academy Indore. As you all know that here I am continuing with the series of Madhya Pradesh General Knowledge. हम सभी जानते हैं कि अभी जो रिवाइज्ड एंड अपडेटेड सिलेबस दिया है मध्य प्रदेश कमीशन ने, उसमें वी हैव सीन मेजर चेंजेस इन अवर सिलेबस रिलेटेड टू मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज. और अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी चेंजेस किए गए हैं तो ये बात गलत नहीं होगी. और मेरा ये आपको सभी को सुझाव है कि आप सभी लोग यहाँ मध्य प्रदेश हिस्ट्री पर काफ़ी आप लोग मेहनत करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यह आपको आपके मेंस में भी मददगार साबित हो सकता है. अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने आपके साथ मौर्यन हिस्ट्री को जो है कंप्लीट किया था. आई हैव डिस्कस्ड द मौर्यन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश इन वेरी डिटेल. अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि पोस्ट मौर्यन फेज में ऐसे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई. तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर खत्म होने के बाद वी हैव सीन वेरियस डायनेस्टीज सच एज शुंग डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, etc. Today in this lecture I am going to discuss the Shung dynasty and especially with respect to Madhya Pradesh. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो हमारी क्लासेस हैं उनको मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, रन कर रहे हैं. तो आइए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं विच इज ऑन द शुंग डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश. माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रीजंस क्या थे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के. तो आइए हम लोग देखते हैं पहले क्या रीजंस थे जिनके कारण हमको मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिलता है. अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर तो ग्रीक्स का इन्वेजन हमको देखने को मिला था, और जो शुंग्स थे जिसमें कि हम लोग अभी पढ़ेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, इनके जो इन्वेजन्स हुए थे मौर्यंस पर, इन्होंने जो आक्रमण किए थे, ये एक काफ़ी बड़ा एक रीज़न हमको दिखाई दिया था. वी नो दैट द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य वॉज बृहद्रथ, एंड बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग and he established the Shung dynasty. Other than this, if we talk about the political system of Mauryans, तो जो लेटर जो हमने देखे थे, जो लेटर रूलर्स थे, उनके टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गया था. दी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वॉज देयर. एंड डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी सिस्टम में हमको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है तो वो सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लग जाता है, और जो इंडिपेंडेंट रूलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आकर के अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करते हैं. फिर वो सिस्टम, अगर हम एंशिएंट डेज की बात करें तो वहाँ पर भी हमको यही देखने को मिला है कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वहाँ पर भी हमको सिस्टम धीरे धीरे, आप कह सकते हैं, वीकनेस की तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे सिस्टम कोलैप्स होने लग जाता है. और अगर हम आज के रेस्पेक्ट में भी बात करें तो हमें आज के रेस्पेक्ट में भी यही देखने को मिलता है कि अगर कहीं किसी सिस्टम में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वो सिस्टम भी कोलैप्स होने लग जाता है. अगर हम किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पर भी यही देखने को मिलता है. तो मौर्यन फेज में हमको यही देखने को मिला कि जो लास्ट रूलर्स थे वहाँ हमको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली, और इस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग के द्वारा उठाया गया था. अदर देन दिस, इफ वी टॉक अबाउट सातवाहनास, हम लोग शुंग के बाद सातवाहन, आंध्र सातवाहन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो इनके द्वारा भी जो इन्वेजन्स किए गए थे, जो आक्रमण किए गए थे, तो वो भी हमको एक रीजन मिला था मौर्यंस के डिक्लाइन के पीछे. अदर देन दिस, इफ वी टॉक अबाउट द कुषाण्स, तो कुषाण्स के द्वारा भी यहाँ पर इन्वेजन्स किए गए थे, आक्रमण किए गए थे, तो एक रीज़न हमको ये भी देखने को मिला था. आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग कुषाण्स नोट कर लीजिए, यहाँ सातवाहन्स हो गया है मेरे से वापस से. तो ये हमने कुछ रीजंस देखे थे कि जहाँ पर हमने आपको बताया कि क्या क्या कारण थे मौर्यन के डिक्लाइन होने के. अब
अगर हम बात करें भारत की तो उस समय इंडिया जो है वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हो चुका था, और इस समय हमको देखने को मिलता है शुंग डायनेस्टी, जिसके के लिए मैंने आपको बताया था अभी कि पुष्यमित्र शुंग ये एक मिनिस्टर था एंड ही किल्ड बृहद्रथ एंड ही एस्टैब्लिश्ड शुंग डायनेस्टी है। तो इफ वी टॉक अबाउट शुंग डायनेस्टी देन इट डेट्स बिटवीन 185 BC to 73 BC. So let us start with the Pushyamitra Shung. So if we talk about Pushyamitra Shung, then his period dates between 185 BC to 148 BC. So his period dates between 185 BC to 148 BC. अब जब हम पुष्यमित्र के बारे में बात करेंगे तो हम ये भी देखें कि पुष्यमित्र के बारे में हमको किस जगह से क्या लिटरेरी सोर्सेज से हमको क्या जानकारी मिली। इफ आई टॉक अबाउट महाभाष्य विच इज रिटन बाय पतंजलि, जैसा सभी जानते हैं महाभाष्य इज रिटन बाय पतंजलि। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें शुंग के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। सो वी कम टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शुंग फ्रॉम द महाभाष्य रिटन बाय पतंजलि। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट गार्गी संहिता, अगर मैं गार्गी संहिता की बात करूं, सो फ्रॉम गार्गी संहिता we come to know about the Greek invasions during the period of पुष्यमित्र शुंग। तो यहां हमें मालूम पड़ता है कि टू ग्रीक इन्वेजन्स हुए थे ड्यूरिंग द रीन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट द मालविकाग्निमित्र विच इज रिटन बाय कालिदास, बहुत फेमस बुक है ये मालविकाग्निमित्र विच इज रिटन बाय कालिदास। ये क्वेश्चन भी माय डियर फ्रेंड्स कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसको आप लोग जरूर याद रखें कि मालविकाग्निमित्र को किसने लिखा है, तो इट इज रिटन बाय कालिदास। सो मालविकाग्निमित्र से भी हमें ग्रीक इन्वेजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव सीन 2 ग्रीक इन्वेजन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंग। सो मूविंग अहेड, जैसा कि हम लोग यहाँ पर शुंग एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो आई हैव शोन यू दिस शुंग एम्पायर इन द मैप ऑफ इंडिया। अभी इसके बाद हम लोग सातवाहन एम्पायर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इस मैप में भी आप इस शुंग एम्पायर को देख सकते हैं। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द शुंग डायनेस्टी। सो नाउ मूविंग अहेड, कुछ और हम लोग डिटेल्स देखते हैं शुंग डायनेस्टी के बारे में, हमको कहाँ से क्या पता चलता है। तो वैसे तो हमें शुंग डायनेस्टी के ओरिजिनेशन के बारे में कुछ ठोस एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं। वी डू नॉट हैव क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिनेशन ऑफ शुंग डायनेस्टी। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट दिव्य वदान, देन फ्रॉम दिव्य वदान हमें ये पता पड़ता है कि ये मौर्यंस थे। एंड अगर हम मैक्सिमम स्कॉलर्स की बात करें, ज़्यादातर जो सिद्धांत हमको देखने को मिले हैं, तो मैक्सिमम स्कॉलर्स जो हैं इनको ब्राह्मण वंश का बताते हैं। तो शुंग जो थे, इन्हें ज़्यादातर जो हमें सिद्धांत मिले हैं देखने को, प्रिंसिपल्स जो देखने को मिले हैं, वहां से हमें पता चलता है कि ये ब्राह्मण वंश से थे। अदर देन दिस, इफ आई टॉक अबाउट द मालविकाग्निमित्र विच इज रिटन बाय कालिदास, इससे हमें पता पड़ता है कि ये जो शुंग वंश था, ये लोग बैम्बिक वंश के थे। आप बोल सकते हैं कश्यप गोत्र के हुआ करते थे ये लोग। तो ट्राई टू रिमेंबर कि इफ वी कम टू नो फ्रॉम मालविकाग्निमित्र, ये जो शुंग थे दे वर फ्रॉम बैम्बिक वंश, या आप कश्यप गोत्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि हमें दिव्यवदान से, या जो मैक्सिमम स्कॉलर्स थे, या हम मालविकाग्निमित्र कालिदास की बात करें, तो उससे हमें शुंग के ओरिजिनेशन के बारे में क्या जानकारी मिलती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ शुंग डायनेस्टी, देन इट वाज विदिशा। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो एंशिएंट नेम है, द एंशिएंट नेम ऑफ विदिशा वाज भेलसा। इट इज वेरी नियर टू भोपाल विच इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। भोपाल से ये 50 to 55 किलोमीटर्स है। एंड आप लोगों ने सांची स्तूप का नाम भी पढ़ा होगा। आज हम लोग सांची स्तूप के बारे में भी कुछ बातें पढ़ने वाले हैं। तो सांची इज 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम विदिशा
बट सांची जो है ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि सांची जो है किस जिले में आता है, सो इट इज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट। अगर हम दिव्य बदान की बात करें तो पुष्यमित्र के जो फादर थे, हिज नेम वाज पुष्यधर्म। कौन थे उनके फादर? उनका नाम पुष्यधर्म था। तो पुष्यमित्र के जो फादर थे ही वाज पुष्यधर्म। ये हमें कहाँ से पता पड़ता है? ये हमें दिव्य बदान से पता पड़ता है कि जो पुष्यमित्र थे उनके फादर कौन थे? ही वाज पुष्यधर्म। देन इफ आई टॉक अबाउट पुष्यधर्म, ये कहाँ थे, ये क्या करते थे? तो ये मौर्यंस की कोर्ट में राजपुरोहित हुआ करते थे। ठीक है ना? तो आप लोग याद रखिएगा कि फादर ऑफ पुष्यमित्र ही वाज पुष्यधर्म एंड ही वाज अ राजपुरोहित इन द कोर्ट ऑफ मौर्याज। अदर देन दिस, अगर हम पुष्यमित्र की बात करें तो पतंजलि की मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो पतंजलि जो है ये पुष्यमित्र की कोर्ट में रहा करते थे। सो पतंजलि वाज इन द कोर्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग। आपने मीनांडर का नाम सुना होगा, अभी हम लोग मीनांडर के बारे में और भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं मीनांडर की बात करूं तो पुष्यमित्र ने मीनांडर को भी डिफीट किया था। तो ये मैंने आपको अभी 3-4 बातें बहुत सिंपल सी बताई हैं, जैसे कि इनकी कैपिटल क्या थी। सो कैपिटल वाज विदिशा। पुष्यधर्म वाज द फादर ऑफ पुष्यमित्र शुंग। ही वाज राज पुरोहित इन द कोर्ट ऑफ मौर्याज। एंड पतंजलि वो भी पुष्यमित्र की कोर्ट में रहा करते थे। एंड पुष्यमित्र डिफीटेड मीनांडर ऑल्सो। सो नाउ मूविंग अहेड, मैं अब आपके साथ विदर्भा वॉर को डिस्कस करने वाला हूं। अब जब हम विदर्भा वॉर की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि ये वॉर किस किस के बीच में हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था, ये वॉर क्यों हुआ होगा। तो अगर हम बात करें तो विदर्भा का वॉर जो है ये पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच में ये वॉर हमको देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं रीजन क्या था। तो यहां हम बात कर रहे हैं माधव सेन नाम के व्यक्ति की। तो माधव सेन जो है ही वॉज गोइंग टू विदिशा, ये विदिशा जा रहा था अग्निमित्र से मिलने के लिए। माधव सेन ही वॉज फ्रेंड ऑफ अग्निमित्र एंड अग्निमित्र ही वॉज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। सो माधव सेन वॉज गोइंग टू मीट अग्निमित्र टू विदिशा, और रास्ते में ही यज्ञसेन ने माधव सेन को अरेस्ट कर लिया था। अग्निमित्र के कई बार रिक्वेस्ट करने पर भी माधव सेन को इसने रिलीज नहीं किया था। सो अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र का बेटा था, ही टुक परमिशन फ्रॉम हिज फादर एंड ही अटैक्ड विदर्भा, और इसने अटैक किया और यज्ञसेन को इसने डिफीट कर दिया, हरा दिया। अब ये जो विदर्भा का रीजन था, ये जो रीजन था, इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन अग्निमित्र एंड माधव सेन। सो दिस वॉज अबाउट द वॉर ऑफ विदर्भा। तो यहां आपको याद रखना होगा विदर्भा जो वॉर था इट वॉज बिटवीन पुष्यमित्र एंड यज्ञसेन। यहां अग्निमित्र जो है ये खुद ही गया था, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ही वेंट टू विदर्भा, ही डिफीटेड यज्ञसेन, और रीजन मैंने आपको बताया था कि माधव सेन he was going to Vidisha to meet अग्निमित्र, he was arrested by यज्ञसेन। तो इसी कारण से अग्निमित्र ने विदर्भा पर अटैक किया था और यज्ञसेन को डिफीट कर दिया था। सो दिस वाज व्हाट द वॉर ऑफ विदर्भा बिटवीन पुष्यमित्र शुंग एंड यज्ञसेन। सो नाउ मूविंग अहेड, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि हमें 2 ग्रीक इन्वेजन्स देखने को मिले थे। तो अगर मैं फर्स्ट ग्रीक इन्वेजन की बात करूं तो जब पुष्यमित्र शुंग ने पावर्स एज्यूम किए थे, व्हेन ही एज्यूम्ड द पावर्स एट दैट टाइम, अगर मैं पाटलिपुत्र की बात करूं तो वहाँ पर अराजकता का माहौल था, वहाँ एनार्की प्रिवलेंट हमको देखने को मिली थी। एनार्की वॉज प्रिवलेंट इन पाटलिपुत्र, और इसी एनार्किकल कंडीशन का फायदा किसने उठाया था? ग्रीक इन्वेडर्स ने उठाया था, और इन्होंने पाटलिपुत्र को इन्वेड किया था। आफ्टर इन्वेडिंग पाटलिपुत्र दे इन्वेडेड मध्य प्रदेश ऑल्सो। तो अगर मैं बात करूं कुछ स्कॉलर्स की, तो कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा कहा था कि ही वॉज डेमेट्रियस। क्या बताया था उन्होंने? ग्रीक इन्वेडर का नाम क्या बताया था?
डेमेट्रियस उन्होंने नाम बताया था, हु इन्वेडेड मध्य प्रदेश एंड पाटलिपुत्र। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो उसने जो है उज्जैनी को जो है इन्वेड किया था, और इसके अलावा उसने तक्षशिला को भी इन्वेड किया था। तो आपको याद रखना होगा कि ही वॉज डेमेट्रियस अकॉर्डिंग टू फ्यू स्कॉलर्स, ही इन्वेडेड मध्य प्रदेश एंड पाटलिपुत्र, एंड along with Ujjaini he invaded Takshila also. Now let us discuss about the second invasion also. तो यहाँ मैं बात करूँगा स्ट्रैबो की। तो स्ट्रैबो को कहना था कि मिनांडर जो था he invaded शाकल, उसने शाकल को जीता था, and he made शाकल his capital। तो स्ट्रैबो ने क्या बताया था कि मिनांडर जो था उसने शाकल को जीत लिया था, and he made शाकल his capital। इसके अलावा उसने मथुरा और वेस्टर्न इंडिया को भी जीता था, एंड ही स्टार्टेड रूलिंग फ्रॉम भड़ौच विच इज इन गुजरात। तो उसने भड़ौच से जो है अपना कह सकते हैं शासन करना भी शुरू कर दिया था। अदर देन दिस ही ऑल्सो इन्वेडेड उज्जैनी। तो आपको याद रखना होगा कि अगर हम फर्स्ट ग्रीक इन्वेजन की बात करें तो वहाँ हमको जो नाम मिलता है दैट इज डेमेट्रियस, तो उसके द्वारा भी उज्जैनी को जीता गया था। और अगर हम सेकेंड इन्वेजन की बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे मिनांडर की, और उसने भी उज्जैनी को इन्वेड किया था। नाउ अगर हम एनन घोष की बात करें तो उनका कहना है कि 2 ग्रीक इन्वेजन हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंग। पहला उसका जो हमें इन्वेजन देखने को मिला था, फर्स्ट ग्रीक इन्वेजन, इट वॉज इन हिज इनिशियल पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकेंड इन्वेजन इट वॉज इन द लास्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ। तो ये जो सेकेंड इन्वेजन था हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इट वॉज लेड बाय मिनांडर हु गॉट डिफीटेड इन पाटलिपुत्र। तो ये मैंने आपको दोनों इन्वेजन्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पर ये एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि कितनी बार जो है ग्रीक्स के द्वारा पुष्यमित्र शुंग के समय में इन्वेजन्स किए गए थे, लेकिन ये बात तय है कि पुष्यमित्र शुंग ने इन ग्रीक इन्वेडर्स को भारत की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया था। इट इज क्लियर दैट पुष्यमित्र शुंग एक्सपेल्ड दीज ग्रीक इन्वेडर्स फ्रॉम द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग एक पावरफुल रूलर हुआ। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लामा तारानाथ, तो यहाँ इनका कहना था कि पुष्यमित्र किल्ड मैनी बुद्धिस्ट एंड डिस्ट्रॉयड मैनी स्तूपास एंड विहारास ऑल्सो। लामा तारानाथ का कहना था कि पुष्यमित्र शुंग ने कई बुद्धिस्ट को मारा था, और जो उनके स्तूप और जो विहार हुआ करते थे, मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, उनको भारी मात्रा में इसके द्वारा डिस्ट्रॉय भी किया गया था। अब अगर मैं आपसे रीज़न की बात करूं कि क्या रीज़न था पुष्यमित्र शुंग ने इतनी भारी मात्रा में इन मोनेस्ट्रीज को, स्तूप्स और विहार्स को डिस्ट्रॉय किया था, तो यहाँ जो बुद्धिस्ट जो संघ हुआ करते थे ये पॉलिटिकल सेंटर्स बन चुके थे उस समय। तो पुष्यमित्र शुंग का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो ये नहीं था कि ये जो पूरा का पूरा बुद्धिस्ट रिलीजियन है मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं। नो, इट वॉज नॉट हिज पर्पस, होल सोल पर्पस। बट ये जो बुद्धिस्ट जो संघ थे, ये जो पॉलिटिकल सेंटर्स बनने लग गए थे, तो ये बात पुष्यमित्र शुंग को पसंद नहीं आ रही थी। दैट्स वाई ही डिस्ट्रॉयड मोनेस्ट्रीज, स्तूप्स एंड विहार्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको मेंस में बात आप लिख सकते हैं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज स्तूपास विहार्स बाय पुष्यमित्र शुंग। सो व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? बिकॉज दीज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज दे बिकेम द पॉलिटिकल सेंटर्स, एंड ये कोई रीजन नहीं था कि वो बुद्धिस्ट रिलीजन को खत्म करना चाहता था। तो अगर हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में बात करें तो इसने ना सिर्फ मगधन डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन को रोका था, बल्कि उसने भारत की सीमाओं को कई सारे जो ग्रीक इन्वेजन्स हो रहे थे उनसे भी बचाया था। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सियालकोट और जालंधर की। तो पुष्यमित्र शुंग ने सियालकोट और जालंधर को भी इन्वेड किया था, जीता था। अब हम कहाँ पहुँच गए? पंजाब पहुँच गए,
और ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तारानाथ और दिव्यवदान से ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ही इन्वेडेड सियालकोट एंड जालंधर ऑल्सो। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं खारवेल के वॉर की, वॉर विद खारवेल। तो खारवेल ने क्या किया था? पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया था और उस समय जो यहाँ की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो अनार्की थी स्टेट में, उसका इसने फायदा उठाया था। ही डिफीटेड पुष्यमित्र शुंग इन दिस वॉर। तो आपको क्या याद रखना होगा कि जो खारवेल के साथ जो वॉर हुआ था, इन दिस वॉर पुष्यमित्र शुंग वॉज डिफीटेड बाय हिम। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सातवाहनों के साथ जो युद्ध हुआ था, वॉर विद द सातवाहनास। सो इनिशियली जब हम बात करें पुष्यमित्र शुंग को इसमें सक्सेस मिली थी, लेकिन फाइनली ही वॉज डिफीटेड बाय सातकर्णी। तो पुष्यमित्र शुंग किससे हारा था? फाइनली ही गॉट डिफीटेड फ्रॉम सातकर्णी। अभी हम आपके साथ इस टॉपिक के बाद जब हमारा शुंग डायनेस्टी खत्म हो जाएगा, देन आई विल डील विद सातवाहनास। वहां मैं आपके साथ सातकर्णी के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। तो ये सातकर्णी के द्वारा पुष्यमित्र शुंग को इस वॉर में हराया गया था। तो सातकर्णी ने उज्जैनी को कैप्चर कर लिया था। तो ये हमें कैसे पता पड़ता है? फ्रॉम द कॉइन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिटी। तो यहाँ से हमें सातवाहनास के कॉइन मिले थे, प्रोक्यूर्ड हुए थे। इस बात से हमें ये जानकारी मिल जाती है, ये तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि ये पुष्यमित्र शुंग जो है इनसे सातवाहनों से हारा था और कहीं ना कहीं ये नाम हमें सातकर्णी ही मिलता है। चलिए अब हम पुष्यमित्र शुंग के सक्सेसर्स के बारे में देखते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग की 148 BC में डेथ हो जाती है तो इसके बाद और कौन कौन से यहाँ पर रूलर्स होते हैं। सो आफ्टर पुष्यमित्र शुंग हिज सन अग्निमित्र बिकेम द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो आपको क्या याद रखना होगा? पुष्यमित्र की डेथ के बाद हिज सन अग्निमित्र बिकेम हिज सक्सेसर। आफ्टर अग्निमित्र वसुज्येष्ठ नाम का व्यक्ति यहाँ का रूलर बना था। कौन बना था? वसुज्येष्ठ। एंड आफ्टर वसुज्येष्ठ वसुमित्र बिकेम द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। अब वसुमित्र के बाद हमें कुछ और रूलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे मित्रदेव, आंध्रक, पुतिदंक, घोष, वज्रंती। तो ये आपको इतने सारे नाम याद नहीं रखना होगा, लेकिन आप लोग जब 2-3 बार मेरा लेक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ये माइंड में, ये ब्रेन में ये आपके नाम फिट होते जाएंगे। सो फाइनली देवभूमि, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो आपको लास्ट रूलर का नाम जरूर याद रखना होगा। ही वॉज देवभूमि। देवभूमि वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। मैंने ये बात 2-3 बार कुछ बातें मैं 2-3 बार इसलिए बोल देता हूँ जिससे कहीं ना कहीं आपको मेरी आवाज़ से ये आपको पॉइंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल में भी स्ट्राइक करेंगे। सो देवभूमि वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी। अब दिस देवभूमि, जिसे देवभूति भी कहा जाता था, दिस वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर एंड ही एस्टैब्लिश्ड कण्व डायनेस्टी। चलिए अब हम कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक स्तूप की इमेज दिखाई हुई है। ये आप एक स्तूप की इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो जाली नुमा आपको यहाँ पर वॉल दिखाई दे रही है, इसको मेधी कहा जाता है। ये जो स्क्वायर शेप में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हर्मिका कहा जाता है। आइए अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बताना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो कुछ स्तूप से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें एनक्लोजर वॉल की या वेदिका की या हर्मिका की, तो ये एक ही बार में ये सारी चीज़ें नहीं बन गई थी, कुछ चीज़ों को बाद में बनाया गया। तो जैसे हम बात करें भरत स्तूप की, तो यहाँ की जो वॉल थी और यहाँ का जो तोरण गेट था, देखिए इसको, ये जो है इसको तोरण गेट कहा जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये तोरण गेट कहलाता है, ठीक है ना। This is known as Toran Gate. So this Toran Gate and wall of Bharat Stup, this was built during the Shung period. अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो भरत स्तूप था,
इसकी जो वॉल और जो तोरण गेट था ये किस समय किसके टाइम पीरियड में बना था, तो आप लोगों को याद रखना होगा ये शुंग पीरियड के समय में ही बनी थी दोनों चीज़ें, वॉल एंड तोरण गेट ऑफ भरत स्तूप। अदर देन दिस, अगर मैं सांची स्तूप की बात करूँ अब, तो स्तूप ऑफ सांची जो था दिस वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। लेकिन इसका जो साइज था दिस वाज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंग्स, तो शुंग के समय में इसके साइज को बढ़ाया गया था। तो आपको एक अलग से ही क्वेश्चन याद रखना होगा कि इसका जो साइज बढ़ाया गया था, जो साइज इंक्रीज किया गया था, ये शुंग काल में ये काम हुआ था। अदर देन दिस, अगर हम मेधी की बात करें, ये देखिए मैंने आपको ये मेधी बताई है, ये मेधी, इसको मेधी कहा जाता है। तो इसकी हाइट 16 फीट है, इट इज 16 फीट हाइटेड मेधी। ये पेडेस्ट्रियन पाथ होता है, अगर आपको स्तूप के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में चलना है तो ये मेधी के आसपास आप चलते हैं। तो ये 16 फीट हाइटेड मेधी, दिस वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड इट। अब एक स्क्वायर शेप वेदिका, ये मैंने आपको बताया यहाँ पर, वेदिका जो है इसको स्टोन रेलिंग कहते हैं। दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन स्तूप। हर्मिक जो कि स्क्वायर शेप्ड बालकनी होती है, ये एक डेकोरेटिव फॉर्म में इसको बनाया जाता है, इसको भी बनाया गया था। और तोरन्स जो हैं ये भी स्टैब्लिश किए गए थे इसके स्तूप के चारों तरफ। तो आपको याद रखना होगा वेदिका, हर्मिका, तोरण गेट्स जो हैं ये सब शुंग काल में ही सांची स्तूप के आसपास बनाए गए थे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हेलियोडोरस पिलर की, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको जरूर बहुत अच्छे से पढ़ के याद करके जाइएगा। अब देखिए हेलियोडोरस पिलर को खाम बाबा भी कहा जाता है, आपको पहली बात याद रखना होगा। सो इट वॉज इरेक्टेड बाय ग्रीक हेलियोडोरस, ठीक है ना। तो ये एक एम्बेसडर था, ये तक्षशिला आज के पाकिस्तान से ये आया था, 140 BC की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए ये हेलियोडोरस पिलर है बेसनगर विदिशा में ना। ये वासुदेव विष्णु को डेडिकेटेड है। इसकी हाइट जो है इट इज 6 मीटर्स टॉल, आपको याद रखना होगा इट इज 6 मीटर्स टॉल। एंड ये जो पिलर है, जो हेलियोडोरस था उसने जब वैष्णविज्म को, वैष्णव धर्म को अपनाया था, उसी को ये इंगित करता है, उसी को ये इंडिकेट करता है। तो हेलियोडोरस वॉज एन एम्बेसडर ऑफ एंटियालकिडस, आपको याद रखना होगा ये किसका एम्बेसडर था, ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ एंटियालकिडस, ये ग्रीक किंग था, तक्षशिला आज पाकिस्तान में है ये। सो अब ये जो हेलियोडोरस था तो उस समय जो शुंग काल का जो राजा था जिसका नाम था भागभद्र विदिशा में, ये उसकी कोर्ट में रहा करता था। तो आपको एक मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भागभद्र की कोर्ट में हेलियोडोरस रहा करता था, ये आपको याद रखना होगा। अब जब हम इस पिलर की बात कर रहे हैं, हेलियोडोरस पिलर की बात कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज खाम बाबा, सो दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय कनिंघम इन 1877। किसने डिस्कवर किया था? कनिंघम ने 1877 में। कहाँ पर है? बेसनगर, आज अगर हम बात करें विदिशा के पास में बेसनगर में, वहाँ पर इसको डिस्कवर किया था। लेकिन यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी है जो कि मिट्टी के नीचे काफ़ी नीचे दबा हुआ है। एंड दिस इंस्क्रिप्शन दिस वाज डिस्कवर्ड लेटर बाय जॉन मार्शल। तो यहाँ पर आपको दो अलग अलग क्वेश्चन मिल गए हैं। ये जो पिलर था इट वाज डिस्कवर्ड बाय कनिंघम, और ये जो इनका इंस्क्रिप्शन था दिस वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन मार्शल। अब अगर मैं इंस्क्रिप्शन के टेक्स्ट की बात करूं तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ये किस स्क्रिप्ट में है? ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी लैंग्वेज, भाषा की बात करें तो ये इसकी लैंग्वेज हमें प्राकृत देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ पर मैंने हेलियोडोरस पिलर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर आप याद रखिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वॉज माई लेक्चर ऑन शुंग डायनेस्टी ऑफ मध्य प्रदेश। आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं। आशा है आप लोग हमारी सीरीज देख रहे होंगे और आपको हमारी सीरीज पसंद भी आ रही होगी। आप लोग हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो दोस्त हैं जो घरों में पढ़ रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में अवश्य जानकारी दें।
हमारी सीरीज़ के बारे में बताएं और आप लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखना है। अगले लेक्चर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।